अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो। और पाकिस्तान में एक बड़ा मसला पानी और पानी की मैनेजमेंट का, पानी की कमी और पानी की कमी इस हद तक बढ़ती जा रही है कि एग्रीकल्चर लैंड्स तो बंजर हो ही रही हैं, लेकिन उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो शहरी आबादी है वो भी पानी की कमी का शिकार है। और कराची इतना बड़ा शहर होकर कराची के मंसूबे K4 को लें या दीगर मंसूबों को लें, वहाँ पर पानी के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो आबी वसाइल और मसाइल का मसला है, इसकी मैनेजमेंट का मसला है। और ये जिन सतह पर इस वक्त हमारे रिजर्वायर्स बन जाने की ज़रूरत थी और है, तो क्या ये रिजर्वायर्स अब अगर बनना शुरू हो तो आने वाले दिनों में पानी की सूरत हाल क्या होगी। ग्लेशियर्स जिनका हमने जिक्र किया पिछले कुछ प्रोग्राम्स में, हमने इस पर बात भी की कि ग्लेशियर्स पर बर्फ़ न जमने के असरात क्या होने जा रहे हैं और आने वाली गर्मियाँ किस तरह से गुजरेंगी, और फिर आने वाली गर्मियों में जो शहरी और देही आबादी है उसके लिए पानी के तनासुब और उसकी जो बाँट है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। फिर सबसे बड़ा मसला कि बारिशें बेमौसमी होना, और ज़ाहिर है बारिशें होंगी तो बारिश के पानी का इस्तेमाल, उसकी मैनेजमेंट, इसकी भी ज़रूरत होगी। लेकिन मैनेजमेंट का जो एक सही फार्मूला या रूल हमें समझ आता है वो तो है डैम्स और रिजर्वायर्स। क्या डैम्स और रिजर्वायर्स पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले बनना शुरू हो जाने चाहिए थे, जो कि 10 साल कम अज़ कम की मुद्दत होती और अच्छे डैम्स बन चुके होते। आज हम कालाबाग को रोते हैं, कालाबाग सियासी मसाइल का शिकार हुआ, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटे बड़े डैम्स की ज़रूरत हर उस जगह पे लाजिम होनी चाहिए हमें, या है, और बन भी जाना चाहिए जहाँ पर ग्लेशियर से पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। फिर भारत से पानी के बहाव का मसला आए साल, हर साल हम देखते हैं। अभी रवां साल अभी की बात करूं, बलूचिस्तान का फ्लड आपके सामने है, चाहे वो बारिशों से आए चाहे वो पानी से आए, पानी के रेले बहाव, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एक साल में 2-2, 3-3 बार मुख्तलिफ सूबों में या मुख्तलिफ इलाकों में या रीजन्स में फ्लड का आना, और फिर इसकी वजूहात ये क्या हो सकती हैं। पानी के जो मसाइल हैं और जो हमारे वसाइल हैं, क्या ये दोनों हम आहंगी का शिकार हैं। अगर हम कहें कि हम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो क्या हमारे पास आबी वसाइल इतने हैं कि उसकी मैनेजमेंट से आबी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो शहरी आबादी हो, इसकी ज़रूरियात पूरी कैसे हो सकते हैं। फिर ये जो बेमौसमी बारिशें हैं, इसका क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि इसके नुकसानात ज़ाहिर है फसलों पर तो हैं, लेकिन पानी के नुकसानात यानी पानी को जमा करके उसके नुकसानात को कम करके और उसको कारामद कैसे बनाया जा सकता है। कराची की भी बात करूंगा, लाहौर जैसे बड़े शहर की भी बात करूंगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मसाइल पर भी बात करेंगे। वाटर साइंटिस्ट हैं, तमाम वाटर स्कैर्सिटी से लेकर जो इस वक्त रिजर्वायर उसकी ज़रूरियात, उसमें बहुत ज़्यादा काम है। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला, अगर मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछूं कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे हैं आबी वसाइल, तो ये जो वसाइल होते हैं ये मसाइल का शिकार कैसे बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया बोलने का। इसी बहाने जो है मेरा वो एक दरीना ख्वाब था कि लोगों तक जो है सच पहुँच सके और मैं उनको जो है जो असल में मालूमात और तालीम की ज़रूरत है वो पहुँचा सकूँ। तो सच न्यूज़ के थ्रू जो है वो आज पहुँचेगा। तो आपका जो सवाल है उसकी तरफ मैं आता हूँ। देखें, आबी वसाइल हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अगर आपको वसाइल इस्तेमाल करने ना आए तो वो आबी मसाइल बन जाएँगे। हम्म। वो किसी भी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हों, वो टेक्नोलॉजी है, वो आपका अपना सेल फ़ोन है, वो आपका सोशल मीडिया है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप उस वसाइल को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो वो मसाइल बन जाएँगे। अब पाकिस्तान के आपने बात की, जब आपने इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपने बताया कि इंडिया पानी कितना छोड़ता है, क्या वाक़ई भारत आबी जारियत करता है या नहीं करता है। तो अगर हम सिंध-तास मुआहदे को उठाकर देखें और ये जो पूरा इंडस रिवर है, इसको अगर हम स्टडी करें, तो हमारा 180 मिलियन एकड़ फीट का ये टोटल सिस्टम है, जो ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये जो दरियाए सिंध का है। अब उसमें जब सिंध-तास मुआहदा हुआ, तो उसमें भी भारत को सिर्फ 20% मिला था, पाकिस्तान के पास तो आज भी 80% हिस्सा है। पाकिस्तान को 145 मिलियन एकड़ फीट सालाना पानी मिलता है। भारत के पास लगभग सिर्फ 35 मिलियन एकड़ फीट मिलता है। पाकिस्तान इज द बिग प्लेयर, पाकिस्तान इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर एंड पाकिस्तान हैज द बिगेस्ट शेयर। तो हम फिर भी हमें अगर ये कमी का बार बार कहें शिकार हैं, फिर भी हम कि कमी का शिकार हैं अब्दुल्ला साहब। जी, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया शुरू से ही कि ये तो इंडिया कर रहा है, ये तो इंडिया कर रहा है, वो तो हमारा दुश्मन है। बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। और मान भी लेते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, चले मान भी लेते हैं वो कर रहे हैं।
तो दुश्मन का तो काम दुश्मनी करना, आपको नुकसान पहुंच जाना है। हम्म। मेरी जीत और मेरी काबिलियत तो तब है ना कि जब मैं उसको उसके मंसूबों में नाकाम करूं। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज इंडिया ने पानी रोक लिया या छोड़ दिया, नहीं। आपको पहली बात तो ये कि पूरे का पूरा पानी आपको मिलता है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई वो इस टाइम पे छोड़ रहा है, इस टाइम पे नहीं छोड़ रहा। तो वहां पे मेरा सवाल ये है कि इंडिया अगर आपको बता के भी पानी छोड़े, लाइक यू सेड, डू वी रियली हैव दोस रिजर्वायर्स टू स्टोर दैट वाटर? नो, हमारे पास रिजर्वायर्स ही नहीं है। हमें इंडिया तला दे या ना दे। और वैसे भी जब हम खुद कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज है, फ्लड किसी भी टाइम फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, तो अपस्ट्रीम से पानी ने डाउनस्ट्रीम में आना ही आना है। ये बिल्कुल वैसी है जब सूबे आपस में लड़ते हैं कि केपीके ने पंजाब में और पंजाब ने सिंध में और सिंध से आगे बलोचिस्तान में पानी छोड़ दिया। वो कोई किसी में पानी छोड़ नहीं रहा होता, वो फ्लो ही इतना ज्यादा है कि आपको उन्हें बहाना होता है। तो हमें अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, और क्लाइमेट चेंज जो है हमारे लिए, ये देखें, ये जो बारिश है ना, ये अब हम या इसे रहमत बना लें या जहमत बना लें। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस एरिया में हैं कि बजाय इसके कि हमारी बारिशें कम होती, हमारा वाटर टेबल कम हो जाता, हमारी तो बारिशें ज्यादा हो रही है। जिसका मतलब है कि हम अगर रेन वाटर अपना स्टोर कर लें तो जो हमारी स्कैर्सिटी है वो कम हो सकती है। हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो सकता है। लेकिन अगेन, इफ यू आर नॉट रेडी, वी डोंट हैव द प्रॉपर ड्रेनेज, जो कि कराची में नहीं है। 1960s के अखबार उठा के आप देखें, मैं स्टडी कर रहा था, तो 60 से लेकर आज तक मुझे एक ही कहानी नजर आती है कि 20 मिलीमीटर की बारिश में भी कराची डूब गया। हमने कंक्रीटिंग कर ली, प्लाजे बना लिए, सोसाइटियां बना ली, हम बहुत आगे चले गए, लेकिन हम पता नहीं पानी का पाइपलाइन डालना क्यों भूल जाते हैं। जिसकी सबसे मेन वजह यह है कि हमारे स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चरल एजुकेशनल सिस्टम है, उसके अंदर वाटर को एक बड़ा वीक सब्जेक्ट समझा जाता था। मुझे आज भी याद है जब मैं बैचलर्स में था और मैंने यूनेस्को वाटर चेयर पाकिस्तान के साथ जब मिलके डायग्नोस्टिक एनालिसिस ऑफ रिवर झेलम किया, जो ट्रांसबाउंडरी इंडिया पाकिस्तान का इशू था, तो उस टाइम भी मुझे कंसीडर किया जाता था कि ही इज अ वीक स्टूडेंट, इसने स्ट्रक्चर्स की बजाय वाटर का सब्जेक्ट उठाया। हालांकि बड़ी पर हैरत आई होती वाज है लुकिंग मुझे जब इनटू मैं द देखता हूँ, फ्यूचर। अब्दुल्ला आपने बिल्कुल ठीक बात कही। हमारे यहाँ इस पर इतना काम करने की ज़रूरत है और काम बहुत कम होता है। आप जैसे वाटर साइंटिस्ट जब बैठते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है पाकिस्तान उन 17 ममालिक में है जिसमें पानी की किल्लत शदीद तरीन है, और आप जैसे बता रहे हैं कि हमें किल्लत का सामना ही नहीं होना चाहिए। हमारे पास किल्लत तो का पानी सामना बहुत होना ही ज़्यादा नहीं है। चाहिए, किल्लत का है ही नहीं है मसला। अब हमने सारे दरिया बंद करके उनका रुख कर दिया हुआ है एग्रीकल्चर की तरफ, खेतों की तरफ। अब खेतों का भी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो हमारे उस्ताद दिया करते थे, कि हम कहते हैं जी कि दुनिया का सबसे बड़ा हमारे पास है नहरी नहरी निज़ाम। सिस्टम। जी, अब वो हो गया सुपर आउटडेटेड। उसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदा, वो आज के दौर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दौर में, जहाँ पे हमारे पास पावर पॉइंट है, प्रिंटर है, आप कमरे में बैठे हुए आपने पेपर लिखा, एडिट किया, प्रिंट निकाले, मोबाइल से प्रिंट दे दिया, वो आज के दौर में कहे मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा टाइपराइटर है। क्या आप उस बंदे के पास जाएंगे, या जो एक छोटी सी स्क्रीन पे कहे यार आओ मैं आपको पीडीएफ और वर्ड में आपके हम्म। डॉक्यूमेंट्स एडिट कर देता हूँ? सो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम तो वो अंग्रेज ने हम पे हुकूमत की थी, पता नहीं कितने 100-200 साल पहले, उसने तब बनाया था। और उस टाइम भी पाकिस्तान इंडिया के अंदर जब ये पूरा बरसगीर था, यहाँ पे फैमिन आया था, बहुत बुरा किस्म का कहत आया था। क्योंकि हमने जो है इनके नेचुरल जो भी फ्लो था, जो भी रिवर फ्लो करता था, दरिया बहते थे, उनके साथ जो नेचुरल एक्विफर रिचार्ज होता है, जो सैंड सिल्टिंग होती थी, वो हमने सारा तबाह किया गोरों के दौर से। अब मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, ताकि सुनने वाले जो लेमैन है, नॉर्मल लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको भी समझ आ जाए कि हम आज भी जो चावल है ना, उसमें हमने इतना 6-6 इंच फुट तक पानी लगाया। तो हमने मतलब आधी टांगे जो है ना हमारी पानी में डूबती है, तो हम चावल लगाते हैं आधा फुट। मैं अभी रिसेंटली नेदरलैंड्स आया हूँ, वहां पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है, दे यूज अ फ्यू इंचेस। हम्म। हमारा आधा फुट है या 1 फुट है, आधी टांग हमने अंदर रखी होती है, और वहां पे वो आपको 1 या 2 इंच के ऊपर जो वो चावल लगा देते हैं। बड़ी फिर एक आपने और अच्छी स्टडी हुई, बात कही अब्दुल्ला। दे अच्छा, आर उसमें एक लिटरली, एडअप अब भी बात सुने, कीजिएगा अब्दुल्ला, अब मैं मैं चाहूंगा। मिसाल जो मैं देना चाह रहा जी। हूँ, सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। कि बात ये है कि एक चीज जो मैं एक गिलास से कर सकता हूँ विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन चूंकि मैं नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा और मैं उसके लिए पूरी एक बोतल पानी की इस्तेमाल करूंगा, तो वाटर स्कैर्सिटी तो होगी। हम्म। पहले हमें इसलिए महसूस नहीं होता था, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी। जब पाकिस्तान बना, कितनी पॉपुलेशन थी? अब मेरे ख्याल से हमारी पॉपुलेशन 24 करोड़ के करीब है। तो अब जो हमें पानी पीने के लिए भी चाहिए, आपको पता ही, जो हमारा जितना भी सिस्टम है, ये सारा ये सिंतास का, ये जो भी हमारा वाटर का जो 145 मिलियन एकड़ फीट मैंने आपको बताया है, इसमें से सिर्फ 5 से 10% पानी लोगों के रिहायशी इस्तेमाल के लिए पहुंचता है। बाकी सारा एग्रीकल्चर में जाता है और वो आउटडेटेड है। जहां पे हम मैं थोड़ा आपकी पानी बात लगा से सकते अखज़ हैं, ये करूं हम अब्दुल्ला, 10% की बजाय 90% पानी यूज अगर करते मैं हैं। आपकी बात से अखज़ करूं,
तो जो पानी हम एग्रीकल्चर को भी दे रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10-15% पानी हम उनके लिए दे रहे हैं जो रिहायशी आबादियां उनको दे रहे हैं, और अगर हम देही की बात करें या एग्रीकल्चर की बात, तो वहां पर हैमरेज हो रहा है पानी के हवाले से। अब वहां पे पानी जो है सारा हमारा जाता है खेतों वाली साइड पे। अब ठीक फिर है। खेतों वाली साइड पे अब एक और मसला भी है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। सोलर ट्यूबवेल एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन हमें फिर वो भी चेक करना होता है कि ये किसान अब उसको हर वक्त ही ना चलाए रखें। जब हमने सोलर ट्यूबवेल्स दिए तो किसानों के पास एक चीज आ गई कि अच्छा, पानी मेरे पास है, मैंने खेतों को लगा लिया, मुझे मजीद चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए। और जब उन्होंने ट्यूबवेल लगाया, उनका बिल तो आना नहीं है क्योंकि वो सोलर है। तो उन्होंने इतना ज्यादा खींचना शुरू किया, इतना ज्यादा खींचना शुरू किया कि आपका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक। तो हमने बिल्कुल एक्विफर रिचार्ज बनाए ही नहीं। अभी WWF पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट कर रहा है WWUS के साथ, वो है रिचार्ज पाकिस्तान, जिसके अंदर हमारा मकसद ये है कि हम बजाय इसके कि हम बड़े बड़े डैम्स बनाए जो पॉलिटिकल भी हो जाते हैं, और बेसिकली जो है और भी उसमें काफी मसाइल हैं, आपको लोन लेने पड़ते हैं, 20-20 साल तक आप पैसे वापस करने लगते हैं, और उसके और भी इन्वायरमेंटल जो है नुकसानात होते हैं, उसके ऊपर हम पूरा एक शो कर सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि हम वाटर को स्टोर करें, मतलब इस्लामाबाद का जो पानी है या लाहौर का पानी है, वो दरिया सीन से तो खींच के आना नहीं है हमने। हम दरियाओं का पानी जो है उनको अंडर वाटर ग्राउंड स्टोर करें। हम बारिश का पानी जो है उसको जखीरा करें बड़े बड़े लेवल के ऊपर। नेदरलैंड्स जो एक मुल्क है, उसके अंदर कोई डैम नहीं पाया जाता, वो सारा बारिश का पानी अपना ग्राउंड के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में, आपके घर में, हमने जो है हर एक ने अपने घर में मोटर लगाई हुई है, वो जमीन से पानी खींच रहा, वो दरियाए रावी से कोई पानी नहीं ले रहा, वो इंडिया से कोई पानी नहीं ले रहा, वो जमीन से ले रहा। जिसका मतलब यह है कि हमें जमीन के अंदर स्टोरेज बनाने की बहुत बड़ी जरूरत है हर शहर के अच्छा, अंदर, ये जिसका अच्छा पानी पॉइंट है। हमें। ये अच्छा पॉइंट है अब्दुल्ला, ये जो बोरिंग वाटर है, अगर जेर ज़मीन पानी इस तरह ही निचोड़ निचोड़ कर ख़त्म होने लगे तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? हम तो बेतहाशा बोरिंग की इजाज़त दे रखी है, बल्कि बोरिंग वाटर के बगैर तो जाहिर है कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है, वहाँ बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी भी मजबूरी है। बिल्कुल, देखें, पानी के बगैर तो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है, हमें हर चीज के लिए पानी चाहिए। और बहसीयत है मुसलमान, हमें 5 वक्त तो दिन में वजू करने के लिए भी चाहिए। तो वजू के टाइम तो फिर भी हम शायद वो मट्टी से तमई तो क्या बोलते हैं उसको, उर्दू में लफ्ज भूल गया मुझे। वो कर सकते हैं, लेकिन पिए के बगैर तो नहीं रह सकते, पानी तो जरूरी है, बोर तो हमें करना पड़ेगा। तो अभी बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाना लग जाता है। फिर आप और बोर करते हैं, फिर आप और बोर करते हैं, फिर वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि जहाँ पे साफ और गंदा पानी मिक्स होता है। हम्म। अब अगर आप उसे खींचेंगे तो आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, या आपको पानी बिल्कुल भी मिलेगा ही नहीं। फिर आप लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे, कराची में जिस तरह से होता है, और वो हम वेट कर रहे होते हैं, अच्छा वो कहीं पे म्यूनसिपैलिटी वाले डिग करेंगे, उन्हें वहां पे जमीन के नीचे भी दरिया बहते हैं, उन्हें किसी साइड पे पानी मिल जाएगा, फिर वो उस पानी से जो है बोर निकालेंगे, और फिर वो हमें पानी प्रोवाइड करेंगे, या टैंकर माफिया उस पर कब्जा कर लेगा, और फिर हमें अपनी बुनियादी जरूरत के लिए भी बहुत ज्यादा जो है ब्लैकमेलिंग और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा देखें, इस टाइम अभी वसाइल का मसला नहीं है, हमारा सिर्फ मैनेजमेंट का मसला है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमें अपने दरियाओं का जो 90% एग्रीकल्चर में देते हैं, हमें एग्रीकल्चर अपडेट करने की जरूरत है। अगर आज मैं आपके साथ ये शो कर रहा हूँ यहाँ अपने घर से बैठकर, तो इस वजह से कि मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया। लोग हर साल गाड़ी का, मोबाइल का, लैपटॉप का नया मॉडल ले रहे हैं, उन्हें क्या लगता है एग्रीकल्चर में और फ्लड के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई होगी? हम्म। Obviously there is a lot of new technology. अच्छा, एक We बात just बताएं don't want अब्दुल्ला, to talk about that. किस हद तक दुरुस्त है कि दुनिया अब ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में, अमेरिका की भी मैं बात करूं, जो समंदरी पानी है उसका भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है? तो हमारे पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम समंदरी पानी का इस्तेमाल, तो बहुत दूर की बात है, हम उसकी सोच भी रखें। देखिए, वो मुल्क इस्तेमाल करते हैं जहाँ उनके पास पानी नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत जबरदस्त सिस्टम दे रखा है। हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स मेल्ट करके हमारे पास पानी आता है। फिर हमारे पास आइस मेल्टिंग, स्नो फॉल से हमारे पास आता है, स्नो मेल्टिंग से, सॉरी। फिर उसके बाद मूनसून के सीजन से हमारे पास पानी आता है। तो हमारे पास तो पूरा साल पानी रहता है, और हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी देखें, वो महंगा बहुत ज्यादा पड़ेगा, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने पड़ेंगे कराची में, ग्वादर में, लेकिन हमने उस तरफ क्यों जाना है? 1.5 साल पहले इतना ही बारिश हुई थी कि 4 महीने तक सिंध से पानी नहीं जा रहा था, बिल्कुल। कराची से पानी नहीं जा रहा था, हैदराबाद से पानी नहीं जा रहा था। तो वहां पे अगर मैं एक बहुत बड़ा सारा डैम बना भी देता, मैं अगर
कालाबाग डैम बना भी देता तो कराची को उसका कोई फायदा होता नहीं होता। लेकिन अगर मैंने सिटी पे रीजनल लेवल पे स्टोरेज बना दी होती, मैं उस ज़हमत को अगर रहमत इस्तेमाल करता, मेरी ऑलरेडी वहाँ पे ड्रेनेजेस बनी होती, मैंने अंडरग्राउंड एक्वीफर बनाए होते। आपने देखा होगा लाहौर में उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था फ्यू इयर्स बैक, उन्होंने कुछ ग्राउंड वाटर एक्वीफर बनाए हैं। बहुत ज्यादा मजीद बनाने की जरूरत है, लेकिन जहाँ पे अच्छा काम हुआ उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह सॉरी, अगर हम लाहौर में में कर सकते हैं तो इसी तरह अगर हम कराची में करते हैं, पूरे सिंध में करते हैं, हम उस सारे पानी को फिल्टर करके अगर हम ग्राउंड वाटर में ले जाते हैं जो यार दुनिया कर रही है, अब्दुल्ला, आजकल तो दुनिया हम में उसको पंप करके खींचते, बहुत अच्छा, तो आपने हमें बड़ी आज अच्छी भी बात मसला ही कही। ना होता। हम अगर स्मार्ट वाटरिंग सिस्टम पर चले जाएं, जिसे हम एग्जैक्टली। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी कहते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट वाटरिंग, इस पर चले जाएं तो आप पानी बचा सकते हैं। जिस पौधे को जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना पानी दिया जाए, उससे ज़्यादा ना दिया जाए। लेकिन ये मॉडर्न यही और बात है। एजुकेशनल टेक्निक्स हैं, उसके लिए हम अभी तक तो उन्हीं पुरानी रिवायती टेक्निक्स, मशीनरी हमारे पास है नहीं उस तरह की, ना हमने मशीनरी लाने की सोची, ना एजुकेट करने की सोची, एजुकेशन भी नहीं है किसान की, ये भी तो प्रॉब्लम है। देखिए, हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई वर्कशॉप होगी एग्रीकल्चर के ऊपर, खास तौर पर या किसी भी और टॉपिक के ऊपर, हमारे जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो हैं हमारे ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सब आ जाएंगे, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के आ जाएंगे, दे आर इनवाइटेड, और हम एक थ्योरेटिकल से एग्रीकल्चर पे बात कर देंगे, ये होना वो होना। लेकिन जब तक लोकल लेवल पे कम्युनिटी अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग और वहां के लोगों को इंडल्ज नहीं करेंगे ना, क्योंकि किसान जो है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, हम्म। जब हमने उससे नहीं ना पूछना और उसको नहीं एजुकेट करना, तो मेरी डिग्री का और एग्रीकल्चर इंजीनियर्स बनाने का मैं कोई फायदा नहीं वेल सेड। है। मैं खास कर ही नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर इंजीनियर नहीं कर रहा। मैं पॉलिसी बना सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पानी को यहाँ की बजाय वहां पे ऐसे इस्तेमाल करें, वैसे करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जाके जब तक हम उन लोगों को नहीं बताएंगे। मैं बाहर था, मैं स्टडी कर रहा था उस दौरान, जब उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं, मेरा एक असाइनमेंट थी कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कंट्री के अंदर फ्लड रिस्क में वार्निंग कैसे देते हैं। तो मैंने एनडीएमए की, एफएफसी, एफएफडी की, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की, सबकी वेबसाइट्स दिखाऊं तो वो ना इंग्लिश में आती थी। तो वो मुझे कहे तुम हमें इंटरनेशनल वेबसाइट नहीं दिखाओ, तुम हमें अपनी लोकल दिखाओ। मैं कहूँ ये लोकल है। तो वो बहुत हैरान हो गए वहां जर्मनी में, वो कहे आप वार्निंग लोगों को उनकी जुबान में नहीं देते, आप किसी और जुबान में देते हैं। डू यू एक्सपेक्ट योर फार्मर टू बी दैट एजुकेटेड कि वो इंग्लिश में समझ जाएगा? हम्म। मैं खामोश था। ये बहुत एक सिंपल सी बात है जिसे हमें समझना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक। वेबसाइट हमने किसके लिए बनाई है। हर हमारी वार्निंग्स, हमारी एग्रीकल्चर की जितनी भी टॉक्स हैं, वहां पे सेमिनार में किसानों को बैठाया जाए, उनकी ज़ुबान में उनसे बात की जाए। ये नहीं समझा जाए कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है तो इसके लिए अंग्रेजी है, और उर्दू को हमने समझ दिया कि ये तो मतलब अनपढ़ लोग बोलते हैं, और पंजाबी तो वो वाले लोग हैं, फिर पश्तो तो ये वाला बोलता है, और सिंधी तो ये वाला बोलता है। नहीं भाई, हमारी ज़ुबान हमारी पहचान है, और ज़ुबान जो है बेसिकली वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल, है, उनको राब्ता उनकी होता है उसमें। ज़बान में समझाएं, आसानी से समझे, उनकी ज़ुबान में कारामद बनाएं। समझाएंगे तो फिर अब मैं किसान को इंग्लिश में जाके प्रेजेंटेशन पे वो देता रहूं, दिस इज दैट, दिस इज क्लाइमेट चेंज, उसने कहना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे उर्दू भी नहीं समझ में शायद आ रही, आप मुझे पंजाबी भी बताएं। बिल्कुल जब ठीक। इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, हम दुनिया जहान की सारी जुबानें सीख के उनसे जाके वोट मांग लेते हैं। तो जब हमने उनको सिखाना, एजुकेट करना ताकि हम एग्जिस्ट करें। मैं आपको बात बताऊं, बड़ी दुखी बात है, अभी जब मैं बाहर था तो मेरी जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी उसमें वो डच जो थे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, वो कह रहे थे कि दिस माइट बी द लास्ट टाइम वी आर हेल्पिंग पाकिस्तान। आपका हर साल का काम है, आप सीखते ही नहीं अपनी गलतियों से। 1.5 साल पहले जहां पे ग्वादर में आया सैलाब, वहीं पे दोबारा आ गया सैलाब। हमने अपनी गलतियों से सीखा ही नहीं। हमारे पास अच्छा वाला मौका था, हम स्क्रैच से सिटी बना रहे थे, हमने फिर दोबारा उधर ही सिटी बना दी जहाँ पे जो है सैलाब गुजरता है, जहाँ से गंदे नाले का पानी या बरसाती नाले का पानी गुजरना चाहिए। ओके, अच्छा फ्लैश तो अब्दुल्ला, होगी। ये सारी चीज़ें अब एक तरफ, हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की कि वजूहात पे, ये बताएं मैनेजमेंट में एक तो रिजर्वायर्स हो गए, थर पार्कर में पानी का एक नेचुरल रिजर्वायर मौजूद है, मैं चूँकि वहाँ विजिट करके आया हूँ और रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा, वहाँ पर जब पानी आता है तो वाहिद हमारा थर पार्कर होगा जो एक नखलिस्तान में भी तब्दील हो जाता है, वहाँ पर हरियाली भी दिखाई देती है, लेकिन हमने वहाँ कोई रिजर्वायर का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया, ये प्रॉब्लम नज़र आती है। इसी तरह शहरी इलाके, ख़ास तौर पे कराची लाहौर की मैं बात करूं, और फिर अब रावलपिंडी में भी ये शुरू हो चुका है, इस्लामाबाद में भी, ये वाटर हाइड्रेंट माफिया ये बहुत बढ़ गया है।
और इसकी मैनेजमेंट के लिए या जो शहरी इलाके हैं वहाँ पानी की कमी, इसकी बड़ी वजूहत हैं क्या, और K4 मंसूबा कितना कारआमद हो सकता है कराची के लिए? देखिए, मंसूबा जो भी हो और ये जो भी हाइड्रो माफिया हैं, इन्होंने कौन-सा अपने पास कोई मशीनें रखी हुई हैं जहाँ पे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके लोगों को पानी प्रोवाइड करते हैं। खींचते तो ये भी ज़मीन से है ना, हम्म। पाकिस्तान की ज़मीन से ही खींच रहे हैं, उसी शहर की ज़मीन से खींच रहे हैं। ये इंडिया से तो नहीं आ रहा ना, या इन्होंने कोई मशीनें लगाई हुई हैं। तो फिर बात आ गई मैनेजमेंट की और अब आपने पूछा कि ये होगा कैसे? अब ये इस तरह से होगा कि जैसे जब एक शहर बनता है ना, तो उसकी बहुत सारी मैनेजमेंट की जाती है। आपको देखा जाता है कि यार अच्छा ये इस्लामाबाद है या लाहौर है, कराची है, मैंने इतनी आबादी के लिए बनाया है, ये इसकी ड्रेनेज है, इतने लोग यहाँ पे गुजरेंगे, ये इतनी सड़कों पे लोड होगा, फलां, फलां, फलां। अब इस्लामाबाद के अगर हम देखें तो F9 पार्क के सामने नई वो बनने लग गई है, हाई आबादियां राइज़ बन रही हैं, बिल्डिंग, फ्लैट्स बन रही हैं, तो फ्लैट्स का जंगल फ्लैट्स जैसे बन रही कराची हैं, बन रहा ठीक है, है? यहाँ पे जिसका फ्लैट्स का मतलब ये जंगल है बन जाएगा। कि अब उन लोगों ने क्या करना, वो एक फ्लैट के अंदर सपोज कर लें कम से कम भी 300 बंदा भी रहे ना, वो वहां पे अगर 10 फ्लैट हैं तो 3000 बंदा आ जाएगा। अब उन 3000 बंदे का जो है आपका, जब वो ड्रेनेज मिक्स करेंगे ना वो सीवरेज लाइन के साथ, तो इस्लामाबाद की सीवरेज चोक कर देगी, वो इसलिए डिजाइन नहीं हुआ था। हम्म। हम्म। एक घर ने अपना ड्रेनेज निकाल के उसके साथ लगा दिया, वो और फिर बारिश होगी, फिर आप कहेंगे ओहो ये तो ठीक क्लाइमेट है, चेंज हो यानी गया। मैं नहीं, अगर आपकी बात समझूं ये अब्दुल्ला, चीज वो इसका होगी। मतलब है और पानी कैपेसिटी से पानी का ज्यादा मसला ये बोझ डाल होगा, रहे हैं, कैपेसिटी बात से बोझ ज्यादा बोझ हम डाल रहे हैं। सीवरेज पे ज्यादा डाल रहे हैं, ड्रेनेज पे ज्यादा डाल रहे हैं। इतना नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अब एक सोसाइटी बनती है, वो अपने रिहायशियों का, अपने 3-4 हजार रिहायशी जो उसके होते हैं, उनका वो कनेक्ट करके मेन पाइपलाइन में डाल देती है। मेन पाइपलाइन इसलिए डिजाइन ही नहीं की हुई थी, तो आपको इस तरह से एनओसीज नहीं देने। दूसरा, पानी जो पीने का है उसका भी सेम है कि इस शहर के अंदर जो एक्वीफर था उस हिसाब से हमने आबाद किया था। वो कुरान, वो इस्लाम में भी यही है कि नए शहर आबाद किए जाएं, उसी शहर के साथ ना जुड़ते जाएं। इस्लामाबाद इस्लामाबाद वो धक्के से इस्लामाबाद बना देते हैं। वो मतलब वो आपने देखा होगा, वो B17 इस्लामाबाद, वो तो टेक्सला के पास जाके आता है, लेकिन चूंकि वो हमने बिजनेस करना है, इस्लामाबाद के नाम पे फाइन महंगी बिकती है, तो मुझे इस्लामाबाद बोल के तो उस तरह से कर देते हैं। हम्म। लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं देंगे, पानी कोई नहीं देंगे, मैनेजमेंट कोई नहीं करेंगे, और कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। पानी हमें जमीन से खींचना है। पानी हमें, हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, जैसे रावल डैम में हमारे पास एक है, वो हमने एक डैम बनाया था, हमने एक एक्वीफर बनाया था, दैट इज फॉर ड्रिंकिंग। वो हमें पानी सप्लाई करता है यहाँ के लोगों को, हमें पानी वहां से मिलता है। उसके पीछे हमारे पास टेक्सला के पास डैम है, वो खानपुर डैम, वो हमें पानी प्रोवाइड करता है। वो इस तरह चेंज चलती है, दैट इज स्टोरेज डैम फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। वो वादी के हिसाब से बना था, पानी पूरा हो रहा था। ठीक। मैनेजमेंट हमने की, न जाने फिर हमें क्या हुआ, हम कौन सी ख्वाब गफलत में चले गए हैं, जिसे हम बेदार होना ही नहीं चाह रहे हैं। नया रिजर्वायर नहीं बनाया, शहर के अंदर हमने नया शहर बना दिया, लोगों की आबादी बढ़ गई, तो अब आप मुझे बताएं पानी कहाँ से आएगा? या आप बारिश के पानी को और जमीन में डालें, और ड्रेनेज या सिस्टम फिर पर भी दरिया काम के नहीं पानी किया। को से आपने जो कनाल्स, आपने इंस्टेड ऑफ मेकिंग दोज इरिगेशनल कनाल्स, एग्रीकल्चरल कनाल्स, आप मजीद रिजर्वायर्स बनाए जो शहरों के अंदर पानी स्टोर अच्छा करें। अब्दुल्ला, आप अगर मैं दरियाओं आपसे को बिल्कुल मैनेज, आखिर में ये पूछूं, कितने डैम्स की आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है? छोटे बड़े तो हमारे यहाँ वैसे ही वो सियासी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और ये बड़ों जो की हमें खैर इतनी जरूरत भी नहीं है। छोटे तो हमें देखें हर जगह पे बनाने पड़ेंगे, या फिर हम एक और टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं जिसका नाम रिचार्ज पाकिस्तान आपको बताया कि आप अगर, वो कहते हैं कि लेट द रिवर फ्लो, अगर हाँ दरिया बहता भी रहे, वो जहाँ जहाँ से पानी गुजरता रहता है, वो वहाँ का ग्राउंड वाटर नेचुरली एक्वीफर रिचार्ज होता रहता है, जिसकी ठीक। वजह से जो है अगर आप ट्यूबवेल लगा के खींचे भी तो आपका पानी का वाटर टेबल खुद ब खुद होता रहता है। बट आई थिंक फ्रॉम कराची, फ्रॉम कश्मीर टू कराची हमारा पूरा दरिया बहता है, तो हमें उस पानी को जगह जगह पर इस्तेमाल करना है इस तरह से कि हम अंडर वाटर एक्वीफर बना लें, जिसे हम इंस्टेड ऑफ वहां से कनाल निकालने की बजाय, हम रिवर से, एक चैनल है, मतलब सपोज ये रिवर है, यहाँ से हमने एक पाइप डाल दिया और यहाँ पे हमारा शहर का एक्वीफर है, हमने शहर का एक्वीफर रिचार्ज कर लिया। वो अंडर वाटर हो सकता है, वो वो आपका दूसरा स्टोरेज डैम हो सकता है, लेकिन जारी बात है कराची के अंदर आप बड़ा डैम कैसे बनाएंगे? तो आपने अंडर वाटर स्टोरेज कर लिया। ठीक। लाहौर में आपने रावी है, वो बह रहा है, आपने यहाँ पे पानी स्टोर कर लिया। जैसे आपका पानी एक लेवल तक ग्राउंड वाटर का स्टोर हो गया, आपने कहा हाँ भाई मेरे पास ये डिफरेंट पॉन्ड्स हैं, मैंने ये 3-4 अपने भर लिए हैं, आप यहाँ से दरिया को बंद कर देंगे मेन सोर्स से, दरिया उसी तरह बहता रहेगा। दरिया बह के नीचे आ गया, अब नीचे जो अगला शहर है वहां पे दरिया पहुंचा, उन्होंने अपने हिस्से का रिचार्ज किया और जाने दिया। द मोस्ट चीपेस्ट एंड नेचुरल एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशन जिसकी ज़बरदस्त, तरफ चलें, दुनिया जा एक रही हल है। अगर मौजूद है, आप लेकिन हमें उस हल की तरफ जाना है। हल मोहम्मद पॉसिबल अब्दुल्ला, है, सस्ते में पॉसिबल है,
थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने का फायदा ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की मिस्टेक से हम सीख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम असाइनमेंट्स हमने सीखते कहाँ हैं, बचपन हम से कॉपी कॉपी की पेस्ट हैं, करने बट के नाउ लिए। इज द राइट टाइम टू कॉपी समथिंग गुड। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला, वाटर साइंटिस्ट। बड़ी डिटेल डिस्कशन, ये आने वाले टाइम पे नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन का हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला और अलमिया बनता जा रहा है, पानी का ना होना। और गर्मियों में ये सिचुएशन हम फेस करेंगे। इस प्रोग्राम की शुरुआत ही हमने इसीलिए की क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी अहम मामला है महंगाई, रमज़ान और पाकिस्तान की इकोनॉमी, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और जैसा कि मैंने कहा था कि महंगाई की सूरत हाल, रमज़ान और ताजिर बरादरी क्या सोचती है, स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से चल रही है, इकॉनमी पाकिस्तान की। अब जो गवर्नमेंट है इसको सबसे बड़ा चैलेंज मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को इकॉनमी रिलेटेड है, और यही चैलेंज सूबाई बुनियादों पर भी है, फेडरल में भी है, और बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ पाकिस्तान की ट्रेड को कैसे बढ़ाना है ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाया जा सके। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाती। हमारे पास एक्सपोर्ट की गुंजाइश 80 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा है, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक्सपोर्ट कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिजली महंगी, गैस महंगी, बिजली गायब, गैस गायब, यही दो नारे हम सुनते हैं। और फिर ताजरों के लिए एक बहुत बड़ा मसला टैक्सेशन का है। मुख्तलिफ हवालों से टैक्सेशन के कवानीन या शॉर्ट टर्म के तौर पर नई टैक्सेशन कवानीन लागू किए जाते हैं जो फिर ताजिर हजरात परेशान होते हैं और वो मानते नहीं हैं। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से गवर्नमेंट के साथ ताजिर बरादरी ने आगे चलना है, पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं इकॉनमी को लेकर वो क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर करेंगे अभी बात। और एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और उनके साथ साथ मारूफ ताजिर और अंजुमन ताजरान पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नईम साहब, सर बिजनेस कम्युनिटी और ये इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट और चैलेंजेस, इससे पहले हमने देखा बिजनेस कम्युनिटी बहुत सड़कों पे रही है, पिछले 4-5 साल में तो बहुत सड़कों पे रही है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और शायद उसमें से कई वजूहात बिजनेस कम्युनिटी को डायरेक्ट कस्टमर और बिजनेस से रिलेटेड भी हैं कि दोनों एक तरह का सफ़र कर रहे हैं, दोनों के लिए एक जैसी मुश्किलात है। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। महंगाई का तोड़ या महंगाई का तदारुक ये करना को मुमकिन है इस गवर्नमेंट के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो महंगाई है ना, ये को पाकिस्तान का मसला अब नहीं है। अगर ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान का मसला हो तो फिर तो शायद हम इसको किसी और तरीके से बयान करें। महंगाई जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है, तो ये आपके मीडिया की वसातत से ये चीज़ जो है ये समझाना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि महंगाई का अगर आप तोड़ चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि महंगाई का खात्मा हो। एहसन मेहनती साहब, महंगाई उसका तोड़, उसका खात्मा, 9 अरब डॉलर से जायद की अशिया तो हम खाने पीने की मद में मंगवा रहे हैं सालाना बुनियादों पर, तो महंगाई तो होगी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जो इससे पहले जो दरपेश थे, जो मुल्क को जो खतरात थे उसके अंदर ज़ाहिर है ये भी एक खतरा था कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे। कोविड के टाइम पर ये सारे प्रॉब्लम्स थे, उस वक्त भी महंगाई जो है वो देखी जा रही थी, बट हमने देखा था कि जो हमें काफ़ी ज़्यादा मराहतें मिली थी IMF प्रोग्राम के होते हुए भी जो है वो हमें मराहतें मिली थी कि इंटरेस्ट रेट को हमने सिंगल डिजिट्स के अंदर रखा हुआ था। आई थिंक कि अब उसी मराहिल की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस महंगाई को निपटने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को हमने बढ़ाया तो ज़ाहिर है उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त हमें दरकार है वो महंगाई है, और फिर ज़ाहिर है उसकी जो उसके रिपरकशन में इंटरेस्ट रेट को जो है जो बढ़ाया जा रहा है, आई थिंक कि उसका भी इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। महंगाई को रोकने के लिए ना सिर्फ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखना चाहिए, बट द सेम टाइम हमें जो है वो SBP पॉलिसी भी देखनी चाहिए कि उसके अंदर अगर कटौती होती है तो बिजनेस ग्रो करते हैं, और बिजनेसेस जब ग्रो करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अंदर इजाफा होता है। तो आई थिंक कि ये जो इसका सारा जो इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं कैपिटल मार्केट पे भी पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी देखी जाती है,
और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो देखा जाता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ज़्यादा जो है वो रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट के लिए वो महंगाई से निपटना है, और आई थिंक अनफॉर्चुनेटली चूँकि रुपी भी अब गिर रहा है और दोबारा से जो है वो गिरेगा, क्योंकि IMF की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि हमें इम्पोर्ट्स को बढ़ाना है, 50% तक बढ़ाना है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा जो है वो कंटिन्यूस चैलेंज जो है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए रहेगा, कि रुपी के गिरने की वजह से जो है आने वाले वक्तों के अंदर ये महंगाई जो है कुछ पीरियड के लिए जो है सस्टेन कर सकती है, और जिस सूरत के अंदर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट पर भी पड़ेगा, और जनरल जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस पर भी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ है वो लॉसेज दिखा रही हैं, और लॉसेज इसलिए दिखा रही हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं और उनकी जो लेवरेज कॉस्ट है उसके अंदर इजाफा हो चुका है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। क्या कहते हैं नईम साहब? पहले आपकी ज़रा बात रह गई थी, मैं चाहूँगा ज़रा बात भी पूरी करें, फिर 2-3 सवालात इसी हवाले से और भी हैं। देखिए जी, मैं तो ये कह रहा था कि जो महंगाई है ना, इस पर जो प्रोग्रामात किए हैं मैंने मुख्तलिफ एंकर्स के साथ, और मुख्तलिफ जो तजिया निगार हैं हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, तो बदकिस्मती से वही रटी रटाई गुफ्तगू होती है, वही वो घिसे पिटे फिगर्स होते हैं, और वही एक चीज डब्बे के अंदर ही हम घूम रहे होते हैं। हम डब्बे के बाहर नहीं निकलना चाहते ना, इसलिए जो है वो महंगाई जो है इसके तस्वुर कोई नहीं हम दुरुस्त अंदाज में समझ पाते। जगह महंगाई है, महंगाई ने रहना है, महंगाई हर दौर में थी। महंगाई तो उस दौर में भी थी, अगर आप लेट 60s 50s के प्रोग्राम टीवी के निकाल के देख लें, आप अपना 50-50 का कोई प्रोग्राम पुराना निकाल के देख लें, 80s 90s में भी, तो महंगाई जो है वो तो हमेशा है, हमेशा रहेगी। असल मसला महंगाई है ही नहीं। असल मसला जो है वो है कि आप अपनी मईशत के हुजम को बढ़ाएं। आपकी जो मईशत है वो क्या है, आपका कुल, आपके पास कुल सरमाया वो क्या है, 350 अरब डॉलर का आपका जीडीपी है। अब 24 करोड़ लोग हैं, अब 24 करोड़ लोगों को आपने जो है ना जी इन 350 अरब डॉलर के जीडीपी में आपने कैटर करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आमदनी नहीं है तो आप इतने लोगों को जो है वो भुगता कैसे सकते हैं? तो फिर लामो वाला महंगाई ज़्यादा तो होंगे सारे, चीजें महंगी हो जाए, मेरी जेब में पैसे तो होने चाहिए ना उनको खरीदने के लिए। जब मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए तो मैं क्या करूं? सबसे पहली चीज महंगाई को जो खत्म करेगी वो आपका सियासी इस्तेहकाम होगा। फिर उस सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में पायदार पॉलिसीज होंगी, फिर उन पायदार पॉलिसीज के नतीजे में मईशत ग्रो करेगी, और जब आपकी मईशत ग्रो करेगी तो उसकी ग्रोथ के साथ ही लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो फिर साथ साथ आपको आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको आबादी को, जो आज आपकी 2% की शरह से आबादी बढ़ रही है और आपका 2 से 2.5% की शरह पे आपका जो है वो आपका ग्रोथ रेट है, तो भाई आप तो सिफर पे खड़े हैं, आपके पास तो है ही कुछ नहीं, तो आपको आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जब तक तमाम चीजें नहीं होंगी, आपकी इकॉनमी बड़ी नहीं होगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, ना आप रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, ना आप महंगाई से निपट सकते हैं, ना लोगों की आमदन बढ़ा सकते हैं। अब एक बात, एक तो ये पहलू, दूसरा बड़ा अहम पहलू है वो ये है भाई कि हम जो हैं हम पढ़ते रहे, हम सुनते रहे कि सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, ये पाकिस्तान में महंगाई की वजह सप्लाई एंड डिमांड का तवाज़ुन खराब होना नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम डॉलरों में जो है वो खर्च करते हैं और हम रुपयों में कमाते हैं। अब आप ये देखें कि अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड के रूल पर ही जाऊं तो क्या सारे लोग जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? पेट्रोल की कीमत तो इंटरनेशनल है। और फिर उसके बाद आपका करेंसी का एक्सचेंज रेट है, आपने डॉलर को सस्ता करना है, आपका डॉलर सस्ता होगा तो आपका पेट्रोल सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं, आप डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पर, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो भी डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल और दीगर चीजों में इंपोर्ट्स पर। तो आपने अपनी करेंसी को मुस्तहकम करना है। अच्छा जी, करेंसी मुस्तहकम कैसे होगी जी? आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें। आपसे आज तक एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं। वो जिनको कहते हैं आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, वो आपसे पैकेजेस मांगते हैं, सस्ती बिजली मांगते हैं, सस्ती गैस मांगते हैं,
वो आपसे एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग मांगते हैं, वो कहते हैं सस्ता कर्जा दे दो, वो कहते हैं रिबेट दे दो। तो वो सारी चीजें जो आपसे मांगते हैं वो आपने उनको देनी नहीं, आप दे सकते नहीं, तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जो है वो कंपेटिटिव ही नहीं रहेंगे। अच्छा चलो जी इंपोर्ट्स कट कर दो, इंपोर्ट्स कट करते हैं तो आप इस पर प्लानिंग नहीं करते कि जो चीजें इंपोर्ट हम कर रहे हैं इन चीजों को पाकिस्तान में कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए। जरूरत इस बात की है क्योंकि आपका एक्सपोर्ट और आपका इंपोर्ट इसके दरमियान का जो फर्क है वो आपका तिजारती खसारा बहुत है। अच्छे, आपने इससे बड़ी जाके सही। कहीं जाके आप उम्मीद करते हैं कि आपको रेमिटेंसेस मिलती हैं, जब आपको रेमिटेंसेस मिलती हैं तो फिर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ तकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप जो है वो कोई अट्रैक्टिव प्लान ही नहीं दे पाते कि वो अपनी रेमिटेंसेस ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा भेजें। और इसके अलावा क्या है कि आप अपनी वर्क फोर्स को दुनिया में नहीं भेज पाते कि आपकी वर्क फोर्स आपकी लेबर जो है वो बाहर जाके काम करे और पैसे भेजे। बाहर के लोग आपकी लेबर को अब कबूल करने को तैयार नहीं है क्योंकि आपके लोग काम ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जी एक काम करने के लिए हमें 3 पाकिस्तानी रखने पड़ते हैं, पाकिस्तानियों की आदत ही नहीं है काम करना। अब ये भी मसला है। अब मैं बाहर पूरी दुनिया में जहां कहीं गया मैंने देखा कि ना स्वीपर कोई रखने के लिए किसी पाकिस्तानी को तैयार है, ना ड्राइवर रखने के लिए तैयार है, ना किसी पाकिस्तानी को कोई शेफ या किसी पाकिस्तानी को बहरा रखने के लिए तैयार है, कोई छोटी सी छोटी जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं। लोग रिप्लेस हो गए हैं, इंडियंस आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, नेपालियन आ गए हैं और इस तरह की दीगर कंट्रीज के लोग आ गए हैं। इवन आपका सऊदी अरब वहां पर भी आपके पाकिस्तानियों को वो जमादार की जॉब देने के लिए, स्वीपर की जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं है, आपके पास अच्छा तरखान नहीं है, आपके पास अच्छा मेमार नहीं है, आपके पास अच्छा शेफ नहीं है, अच्छा बहरा नहीं है, अच्छा चौकीदार नहीं है, अच्छा सिक्योरिटी एजेंट नहीं है सारे अच्छे नहीं है, काम ही नहीं करते। जब आप काम ही नहीं करते तो लोग आपको जॉब नहीं देते, आपको बाहर जॉब भी नहीं मिलती। जिनको जॉब पे रखा हुआ है उनसे लोग तंग हैं कि यार इनसे कैसे जान छुड़ाएं। तो मसला ये है कि ये तो पूरी कौम का एक मिजाज है काम चोरी का, नाअहली का, सुस्ती का, बेईमानी का और मुनाफिकत का, इसको भी तब्दील करना है। तो ठीक हो ये है गया, सारा मेरे बहुत दिमाग सही में हो गया। आपने बड़ी सब। कोई लंबी चौड़ी तस्वीर खींची नहीं साहब, ठीक है मैं समझ रहा हूँ ये बात। लेकिन हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट करना और स्किल्ड वर्कर को यहाँ से बाहर भेजना और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो टेक्नोलॉजी है हम वहाँ से यहाँ भी लेकर आएँ, यहाँ से वहाँ भी भेजें, तो ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा में तो हम एक ही तरफ खड़े हैं, बाहर से ला सकते हैं, यहाँ से भेज नहीं सकते। हमारे आईटी सेक्टर में पोटेंशियल है, हम आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसे अच्छे इकदाम नहीं कर रहे कि वहाँ पे उन लड़के लड़कियों को कोई मौका मिले, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें। वो अभी भी कर रहे हैं, अरब डॉलर से ऊपर। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। अपना हमारा ना दिमाग थोड़ा सा खराब है, हम ना अपनी औकात से बाहर निकले हुए लोग हैं। हम जो है ना वो बाबू हैं और चिक्कड़ चौधरी हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने इस दुनिया को कुछ नहीं दिया। ना हमने कोई टेक्नोलॉजी दी है, ना हमने कोई इजाद दी है, और ना ही हमने इतनी कोई गजा पैदा कर ली है कि अगर हम नहीं होंगे तो दुनिया गजाई किल्लत का शिकार हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप 24 करोड़ पाकिस्तानी ना भी हो इस दुनिया के अंदर, दुनिया को क्या फर्क पड़ता है आपका? ना हो आप तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, गाजरे मूली हैं, मर जाए ना हो खत्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम यह है कि आप जो लोग हैं अपना अपनी ज़हनी हालत ठीक करें। हम दुनिया को आपकी जरूरत क्या है? एक वर्कर क्लास की। आप अच्छे ड्राइवर पैदा करें, आप अच्छे तरखान पैदा करें, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये तमाम जो वर्कर क्लास के लोग हैं, अच्छे स्वीपर, इनको अच्छे तरीके से आप इनकी तरबियत करें ताकि जब ये वहां पर जाएं तो वहां से पैसा भी कमाएं और पाकिस्तान का नाम भी बदनाम ना करें। ओके मसला नहीं ये है साहब, सारा ये कि बताएं मुझे। आप यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन दें, यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, फलाने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या कुछ बनाते हैं। वो जो है वो मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक एंकर बड़ा अफसोस कर रहा था तो जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बंदा इंजीनियर बना और ये बाहर जाके गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर बना हुआ है। और मैंने कहा भाई ये इसलिए ड्राइवर बना है क्योंकि इसको इससे जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवाई गई है। ये इंजीनियर बनने के काबिल ही नहीं था, ये अच्छा इंजीनियर बन नहीं सका, और ये अच्छा इंजीनियर नहीं बन सका और ड्राइवर बन गया मजबूरन, तो अब ये अच्छा ड्राइवर भी नहीं बन सका। यानी हम जो काम हमने करना है हम वो तो करते ही नहीं है। हमारे अंदर यानी मैं एक अगर
कोई भी एक फर्द हूं या कोई नौजवान अपने आप को पहचाने कि वो कर क्या सकता है। माँ बाप की ख्वाहिश है जी डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, जबरदस्ती बन गए। नकम्मे, नालायक, नाअहल डॉक्टर बनने से 1000 दर्जे बेहतर है कि काबिल और अपने काम में परफेक्ट ड्राइवर बन जाओ यार, ये इससे 1000 दर्जे बेहतर है। यार नईम हमारी साहब लगता सोच है ही नहीं बहुत ठीक, गुस्से में है हमारे नईम अंदर से जो साहब। चिक्कड़ चौधरी है वो बाहर ही नहीं आ रहा। नईम साहब बहुत गुस्से में। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से आता हूँ। IMF वाले मामले पर, टैक्सेशन वाले मामले पर, ताजिर बरादरी के मसाइल पर इस पर बात करते हैं। बात स्किल डेवलपमेंट पर हुई। हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है, गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ेगी तो हम साइंटिस्ट भी पैदा कर लेंगे, इंजीनियर भी पैदा कर लेंगे। और जो इंजीनियर बनना चाहता है उसके पास पैसे नहीं है, मौके नहीं है। जो डॉक्टर अच्छा बनना चाहता है उसको हम लोग लिमिटेड कर देते हैं कोटा सिस्टम पे जाके कि एक कॉलेज के इतने लोग, उससे ज़्यादा नहीं। ग्रेड सिस्टम है, एक ग्रेड लेंगे तो आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वरना उससे नीचे वाला जो अच्छा पढ़ सकता है, सिर्फ उसके ग्रेड अच्छे ना आए वो नहीं पढ़ता। ऐसे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कभी कोई ग्रेड नहीं लिया, लेकिन इजादात ऐसी की जिस पर आज हम बैठे हैं, यहाँ आज हम जिसका काम करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, और भी चीज़ें उस पर भी बात करते हैं। अच्छा नईम साहब, IMF ये कह रहा है कि कोई नीम खुद मुख्तार किस्म की एक अथॉरिटी बनाएं जो कि सूबाई और फेडरल दोनों टैक्स को इकट्ठा कलेक्शन के लिए करे, और ये FBR को कह रहा है। पहले तो आप ज़रा FBR के सिस्टम से हमसे बेहतर वाकिफ़ हैं, तो FBR के अपने सिस्टम ही इतने माठे हैं या अपने सिस्टम ही इतने ख़तरनाक हैं कि लोग डरते हैं, तो अब ये नई नई खुद मुख्तार अथॉरिटी का क्या करेंगे? क्या क्या तस्वुर है, क्या जरूरत है, क्या इसको चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली FBR की लेकिन जो अगर IMF रीस्ट्रक्चरिंग है कहेगा वो तो कुछ बहुत तो करना ही आसान है। पड़ेगा। देखें, अगर तो ये कह रहे हैं कि टैक्सेस ओवरलैप हो रहे हैं तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और हर तमाम चीजें जो है वो आपको पता है सॉफ्टवेयर पे जो है वो चलती हैं, ऑनलाइन चलती हैं, तो उस वक्त पता लग जाएगा कि डबल टैक्सेशन हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा नईम साहब, ताजिर बिरादरी और FBR कनेक्शन कैसा है? कुछ बेहतर हुआ है या अभी भी वही मसाइल हैं पुराने? फिर ये जो TDAB और बाकी इदारे हैं जिस पर FPCCI अक्सर आवाज़ें खड़ी कर देती है, चेंबर ऑफ कॉमर्स आवाज़ें खड़ी कर देते हैं कि बाहर जब टूर्स होते हैं, पाकिस्तान की कोई एग्जीबिशंस, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की वहाँ पर कंडक्ट करनी होती हैं, तो वहाँ पर भी मनपसंद लोगों को ले जाया जाता है। बड़ी लंबी चौड़ी शिकायत है। बतौर ताजिर आप, चूँकि आप तो ऐसी तंजीम से हैं जिसका और नहीं, ये ताजर सारे फ्रॉडिये हैं, बकवास करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। 2 नंबर ही बात है ये कि जी लाया जाता है, काम करते कुछ नहीं है। देखिए ना, अब एक सेठ है, टेक्सटाइल ओनर है हमारे, टेक्सटाइल ओनर्स कहते हैं जी हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, लो जी हमारे हमारे असासे खराब हो गए। असासे इनके बढ़ रहे हैं, गाड़ियां इनकी बढ़ रही हैं, बंगले इनके बढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्ट ये कर नहीं रहे, क्योंकि जिस मार्जिन पे ये बिजनेस करना चाहते हैं उस मार्जिन पे इंडिया का जो हिंदू बनिया है ना वो काम नहीं कर रहा, बांग्लादेशी नहीं काम कर रहा, वो सादा जिंदगी भी गुजार रहा है और कारोबार कर रहा है, वो जरे मुबादला कमा के ला रहा है। इनके तो अपने पेट नहीं भरते। ये बातें क्या करते हैं यार, ये इन्होंने किया क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी जो है वो आपको लूट के खा गई है, इस पूरे मुल्क को बेड़ा गर्क करके रख दिया इन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने पाकिस्तान का। यह मुझे नईम साहब बतौर ताजिर ये बड़ी सख्त बात है, लेकिन चलें किसी ने की है तो मैं अब इस पर थोड़ी डिस्कशन और कर लेता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने तो बड़ा सब्सिडीज दे रखी हैं, 129 अरब रुपए की सब्सिडीज दे रखी हैं। सब्सिडीज जो है उनको कौन देता है? वो मैं आप देते हैं, हम देते हैं, पाकिस्तान के अवाम देते हैं। पैसे तो हमारे ही जाते हैं ना, देती तो गवर्नमेंट है। सब्सिडीज देते हैं। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। वो सब्सिडी ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने अपनी जेब से देनी है। भाई देखो, अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो सब्सिडी किसी से ली जाएगी, उसका बोझ किसी और पे पड़ेगा तो मिलेगी आपको, वरना नहीं मिल सकती आपको। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो कह रहा है IMF के 129 अरब रुपए की सब्सिडी जो कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन से भी दे रहे हैं, लोन्स जो इंटरनेशनल आ रहे हैं उससे भी दे रहे हैं, तो ये तो सारा कुछ तो आप सब्सिडी में दे रहे हैं, ये खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन अगर खत्म हो जाती है, सब्सिडीज इनकी खत्म होनी चाहिए, और इनको जो है ना जी वो अपना काम जो है वो अपना काम समझ के ये करें। ये काम जो है ना ये चोर बाजारी और मार धाड़ समझ के ना करें। पाकिस्तान के ताजिर और सनतकार, अगर पाकिस्तान का सनतकार जो है वो मार धाड़ कर रहा है और अपनी इस मार पे बैठा हुआ है कि उसने तो पैसा कमाना ही कमाना है, चाहे मुल्क डूब जाए, तो फिर वो पैसा नहीं कमा सकता। आप याद रखें, अब पाकिस्तान की रियासत में इतनी सख्त नहीं है कि वो उसको सपोर्ट कर सके। अच्छा नईम साहब, ये आपने जो अभी नक्शा खींचा ख़ासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री या बाकी सारे मामला का, सब्सिडीज़ की हम बात करते हैं, इसका नुकसान जिस जिस जगह पे जिस सतह पर भी हो रहा है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब तक आप पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए
कोई मरबूत जामे पॉलिसी ना बनाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, यही लोग इससे पहले भी गवर्नमेंट्स कर चुके हैं, कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में तो हमें ये शिकायत रही कि 20-22 महीने को ट्रेड पॉलिसी नहीं थी पीटीआई की, तो 20-22 महीने तो हम वहाँ फुकदान का शिकार रहे। उसके बाद हमने देखा जी छोटी मोटी एक ट्रेड पॉलिसी आई, उस पर अमल पैरा नहीं हुए। नए डायमेंशन या नई मार्केट तलाश करना हमारा बड़ा मसला है। हम एक रिवायती ट्रेडिशनल ट्रेड के ऊपर हैं, रिवायत से हटके कुछ चीज़ प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा मसला है। या एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ावे के लिए भी तो काम की बहुत ज़रूरत है। यार आप अपना मुझे बताएं, जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं तो मैं तो इसको कहता हूं, जो भी ये बात करता है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने की, बुनियादी तौर पर वो अहमकों की जन्नत में रहता है। देखें, बात यह है कि यहाँ पर तो इंडस्ट्री कैसे पनप सकती है, बढ़ सकती है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो, नहीं हो सकता। आपके पास वसाइल नहीं है एनर्जी के, यानी गैस और बिजली आपने अपने वसाइल से पैदा नहीं करनी, बल्कि आपको सोर्सेज चाहिए। इनपुट्स आपकी जो है वो सारी इंपोर्टेड है और आपको महंगी पड़ेगी, आप अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते। आपका जो रॉ मटेरियल है वो तमाम का तमाम जो है वो आपने बाहर से इंपोर्ट करना है और उसको वैल्यू एडिशन करके आपने बाहर माल बेचना है। आप अपना रॉ मटेरियल सारे का सारा जो है वो आप खुद जो है वो अपना बना नहीं सके। फिर आप आगे आ जाए, आप जो मशीनरी मंगवाते हैं, जो टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं, वो भी सारी की सारी बाहर से मंगवाते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी आपका तो इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता 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 ही जाएगा, आपका तिजारती खसारा बढ़ता 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 ही जाएगा। फिर आखिरकार में क्या होगा कि वो जिस कॉस्ट पे आपकी प्रोडक्शन तैयार होगी, आपके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी, वो आप उसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर आके आप जो है वो कहेंगे जी अब फिर कोई सब्सिडी दे दो। तो ये तो एक फजूल किस्म की बकवास है यार, ये तो बेकार की बातें हैं, इससे निकलना चाहिए। हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की अभी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी इंपोर्ट को कम करना है और हमें अपनी डोमेस्टिक जरूरत को पूरा करना है। हमें सिर्फ वो चीज बनानी है जो बाहर से आ रही है और हम नहीं बना रहे। अपनी डोमेस्टिक जरूरत को पूरा करने के लिए उतना ही काम करें। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है नंबर 2, नईम आप साहब, ज़राअत पे तवज्जो दें। बहुत भाई अच्छी। आप 24 करोड़ लोग हैं, सुने और सुने, आप 24 करोड़ लोग हैं और आप तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। आपके पास तो खाने को रोटी नहीं है, आप तो 9 बाहर से अरब गंदम डॉलर मंगाते की हैं, बाहर से इंपोर्ट आप कर अपने रहे हैं। खाने पीने की चीजें मंगाते हैं। एग्जैक्टली मैंने भाई यही जो कहा, 9 करने अरब वाले डॉलर काम की है तो वो ग़िज़ाई करें। चीजें मंगवा रहे हैं। आप लंबी लंबी छलांगे ना मारे, अपनी औकात में रहे, अपनी औकात से बाहर ना जाएं। ठीक है, 9 अरब डॉलर, मैंने यही कहा नईम साहब, 9 अरब डॉलर की तो हम ग़िज़ाई इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें तो ये सारी चीज़ें दुनिया को दे देनी चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम इतना अच्छा होता था, वो भी आउटडेटेड हो सर गया। मैं कह रहा हूँ कि अब आप 9 अरब डॉलर की आप ग़िज़ा अपनी पैदा कर लें सही तरीके से, तो ये काम आसान है, आप कर सकते हैं। लेकिन 9 अरब डॉलर की मैं कहूँ आपको सुबह के आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्सपोर्ट बढ़ाते बढ़ाते 9 अरब डॉलर पे 9 अरब डॉलर और खर्च हो जाएंगे आपके। तो बिल्कुल ये मैं ठीक कह है, रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से आपकी एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये रियलिस्टिक व्यू है, ये रियलिस्टिक व्यू है आपका, बिल्कुल ठीक है। ये बताएं सर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो गवर्नमेंट के सर पे है ना, वो तो करवाए जा सकते हैं, वो तो जो खजाना की वजारत है वो भी कर सकती है, कॉमर्स की वजारत कर सकती है। यार बात सुने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने करने हैं, वो तो एक इंटरनेशनल तरीकेकार है, वो आप करेंगे। अगर आप किसी को फ्री ट्रेड किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो उसको भी तो वैसी ही रेसिप्रोकल फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेगी। मसला ये नहीं है हमारा, बात यह है कि ये फ्री ट्रेड ही है हर जगह पे, पूरी दुनिया में इस वक्त फ्री ट्रेड ही हो रही है। दुनिया में जो सरमायादाराना निजाम है, उस निजाम की बुनियादी चीज ये है कि आपने जनाब अपना जहां पर आपको जो है वो आपको पूरी दुनिया एक घर है और हर कोई एक दूसरे से कारोबार कर रहा है, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का। देखें, आप अपनी एनर्जीज आप टू द पॉइंट लगाएं। आप अपनी एनर्जीज को आप सर्व करना चाह रहे हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज तय करें। अगर आपने ये प्रायोरिटी तय कर ली है कि जी हमने टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है और हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 5, 6 और 8 तो हो सकती है, ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं हो सकती। ओके, अगर आपने ये ओके, सोच लिया कि दुनिया के साथ आपने तिजारत करनी है और दुनिया जो है वो आपका माल खरीदे, आपसे बिजनेस करे, और आपकी ये प्रायोरिटी है, तो आई एम सॉरी, ये भी आपकी प्रायोरिटी नंबर 2 या 1 नहीं हो सकती। भाई आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है कि आपने अपनी ग़िज़ाई जरूरत पूरी करनी है, आपने अपने ज़राअत में खुद कफील होना ठीक है। आपकी प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है
कि आपने अपनी आबादी को कंट्रोल करना है। आबादी आपकी बढ़ती जा रही है और बिला जवाज बढ़ती जा रही है। प्रायोरिटी नंबर 3 क्या है कि आपके पास जो है वो बहुत बेहतरीन और बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग और बड़े ज़हीन किस्म के लोग ठीक नहीं है। है। आपके पास वर्कर क्लास है। दुनिया के साथ आप अपने ताल्लुकात ठीक करें और इस वर्कर क्लास को बाहर भेजें, इनकी तरबियत करें, इनको ट्रेन करें और ये बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करें और आपको पैसे भेजें। ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 3 होनी चाहिए। आप कहाँ किन चक्रों में पड़ गए हैं? चले प्रायोरिटी नंबर 4 जो चीजें आपकी इंपोर्ट हो रही हैं उनको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने का प्लान ठीक है, बनाएं और एंटरप्रेन्योरशिप इंपोर्ट जिसको अपनी बोलते कम हैं। करें। फिर ये 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं प्रायोरिटी है, बाकी काम है आपके। ओके एहसन मेहंदी साहब, सर एक तो बहुत सारी प्रायोरिटीज़ पे तो बात हो गई। मैं आपसे अगर ये बात पूछूं कि हम क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में लाने के लिए? SIFC एक अच्छा फॉरम है, लेकिन हम क्या ऑफर कर सकते हैं? देखें, अच्छी खबर ये है कि हमने $20 बिलियन को अट्रैक्ट किया है मेरे माह फरवरी के अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर। एक इंडिकेशन है कि ज़ाहिर है MSCI ने हमें रीरेट किया, 22 कंपनीज़ को ऐड किया पाकिस्तान की फ्रंटियर मार्केट और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान मार्केट के अंदर जो है वो आना शुरू हो गई। तो आई थिंक कि ये जो है बुनियाद थी और ज़ाहिर है इसके बाद हम देखेंगे कि FDIs भी जो है वो आना शुरू होंगी, क्योंकि कैपिटल मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट है और इसके अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, डेटा भी अवेलेबल होता है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड जो है हमें ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी है जो IMF के साथ मिलकर पॉलिसीज़ बने, जो कि पावर सेक्टर को भी सपोर्ट करें, जनरली इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करे, ताकि फॉरेन FDIs जो यहाँ पे आ सकें। हमारे कोर्ट्स का जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तरजीहात है जो कि SIFC की मद के अंदर हमने फॉरेन इन्वेस्टर को दी हैं। जिसके बाद UAE ने $3 बिलियन का कमिटमेंट दिया है, कतर ने $3 बिलियन, इस तरह सऊदी अरेबिया ने भी कमिटमेंट दिया है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है जो SIFC है वो एक सिल्वर लाइनिंग है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफाइनरीज डेवलप होंगी। तो आई थिंक ये एक सिल्वर लाइनिंग है पाकिस्तान मार्केट के लिए। और गोइंग फॉरवर्ड हमें ये नज़र आता है कि FDI को अगर लेकर आना है तो SIFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन्वेस्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टर कंफर्टेबल होगा पैसा लाने के लिए और ईजिली रिमिटेबल प्रॉफिट होगा। वो अभी देख रहे हैं कि नॉर्मली जो है वो हमारे लिए प्रॉफिट रेमिटेंस के काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, लेकिन वो जो इश्यूज़ हैं वो SIFC की इन्वेस्टमेंट में नहीं होंगे और ज़ाहिर है उसमें सपोर्ट होगा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी और जनरली ओवरऑल अगर आप देखें तो ठीक हो गया, यानी दोनों तरफ के सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता, जैसा कि निगरान गवर्नमेंट में इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया गया। एहसन मेहंदी साहब बहुत शुक्रिया, नईम मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। बड़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई और बड़ी रियलिस्टिक बहस भी हुई कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कहाँ सब्सिडीज़ है, वहाँ का खात्मा क्यों IMF चाह रहा है, ये जो नीम खुद मुख्तार एक अथॉरिटी है ये क्यों बनाने की बात की जा रही है, इसका क्या फ़ायदा होगा। FBR के रिफॉर्म्स की भी बात हो गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसे FDI कहते हैं उसकी भी बात हुई। बहुत शुक्रिया आपका, फिर होती है अगले हफ्ते आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।